हेलो दोस्तों, तो आप लोगों ने एक बात बहुत बार सुनी होगी कि मैं तो भाई पूरा का पूरा पेपर भर के आया हूं, मैं पूरे पेज भर के आया हूं, बहुत कुछ लेके आया हूं, उसके बावजूद मेरी सप्ली आ गई और मेरे पीछे वाला बंदा मेरे से पूछ रहा था कि भाई इसका आंसर बता दे और वो कम भी लिख के आया और वो पास हो गया। तो भाई ये चक्कर हमारा क्या रहता है एग्जाम में, तो ये बेसिकली पूरा खेल हमारा होता है प्रेजेंटेशन का। यानी कि देखो यहाँ पे क्या होता है, मैं सिंपल आपको खेल बता देता हूँ। जैसे मान लो ये आपकी नोटबुक है और एग्जामिनर को क्या है, ये चेक करनी है। अब एग्जामिनर को बिल्कुल भी नहीं पता कि ये नोटबुक है किसकी, उनके सामने केवल एक रोल नंबर होगा, डिटेल्स होगी और यहाँ पे क्या उनको नहीं पता कि जो बच्चे की ये नोटबुक है वो टॉपर है, फेलियर है या मीडियम है, या वो 6 महीने पहले से पढ़ रहा है या वो 2 महीने पहले से पढ़ रहा है या केवल 2 दिन पहले पता। उनको कुछ भी नहीं पता। उनके सामने क्या होगी, जस्ट आपकी ये नोटबुक होगी और इस पर आप कैसे पेपर को लिखने वाले हो, क्या प्रेजेंट करने वाले हो, उसके बेस पे उनको आइडिया लगेगा कि भाई ये बच्चा टॉपर है, फेलियर है, कैसा है और कैसे उसको मार्क्स देने हैं। यानी कि यहाँ पे जो एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी वो बिल्कुल सच होती है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। यानी कि आपको अपनी नोटबुक को इस तरह प्रेजेंट करके आना है कि टीचर को देखकर लगे कि भाई ये जो नोटबुक है ये किसी अच्छे बच्चे की है, यानी कि कोई पढ़ने लिखने वाले बच्चे की है। तो उसी पर्सपेक्टिव के साथ वो टीचर आपकी नोटबुक को चेक करेगा और अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। तो सिंपली अगर देखा जाए तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू राइट एग्जाम शीट्स इन फार्मेसी। यानी कि देखो ये मैंने थोड़ा प्रोटोटाइप से आपसे ले लिया है, थोड़ा डाउनलोड करके। अब यहाँ पे मैं लिख के आपको दिखाने वाला हूँ एज इट इज कि किस तरह आपको अपनी नोटबुक पे लिख के आना है और इससे एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि भाई हम लोग अपनी आंसर शीट को कैसे प्रेजेंट करेंगे, कैसे इफेक्टिव तरीके से प्रेजेंट करेंगे, आंसर्स को कैसे अटेम्प्ट करना है। यानी कि सारी की सारी बातें आज की इस वीडियो में आपको पता चल जाएगी। बस देखो रिक्वेस्ट मेरी यही है कि या तो वीडियो को पूरा देखना या अभी छोड़ दो, क्योंकि क्या होगा कि देखो अधूरी नॉलेज हमारे लिए हार्मफुल होती है। मैं आपको सारा कुछ सीक्वेंस वाइज बताने वाला हूं, आप आधी देख लोगे, आधी नॉलेज आपको मिल जाएगी। अगर उस आधी नॉलेज के साथ लिखने जाओगे तो हो सकता है गड़बड़ हो जाए। इसीलिए क्या है कि वीडियो को आपको पूरा देखना है। बाकी यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन ये है कि देखो आपका जो सिलेबस है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, क्रैश कोर्स वाला। आपको सिंपली क्या करना है, केवल फार्मा ऐप के अंदर जाना है, क्रैश कोर्स में एनरोल करना है और सारा कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। और आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन चेक करना है और पिन कमेंट आप चेक कर सकते हो। अब चलिए अगर अपनी वीडियो के बारे में बात करें तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिंपल आपको एक डेमो दिखाता हूँ। ठीक है, तो मान लो कि ये आपके सामने 2 शीट है, ये शीट ए है, ये शीट बी है। ठीक है, अब मान लो कि भाई आप लोग टीचर हो और आपको क्या करना है, नोटबुक को चेक करना है। तो अगर आपको नोटबुक को चेक करना है तो आप इन दोनों में से किसको ज्यादा मार्क्स दोगे? भाई यहाँ पे देखोगे ना एकदम ही आपका मूड खराब हो जाएगा। ये बोलोगे सर क्या है यहाँ पे, तो ये गंदी संदी राइटिंग है, समझ नहीं आ रहा, कोई नंबर नहीं लिखा, कोई प्रॉपर कुछ भी नहीं लिखा। तो अगर आपको मान लो यहाँ पे 2 नंबर भी देने होंगे तो आप यहाँ पे 1 ही नंबर दोगे और यहाँ पे तो आप आधा ही दोगे कि भाई अच्छे से कुछ लिखा ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका खुद का यानी कि जो एग्जामिनर है उसका थोड़ा सा इंप्रेशन आपका गड़बड़ हो गया। वही मान लो यहाँ पे ये वाली नोटबुक दिखाई देती है। अब अगर यहाँ देखोगे तो प्रॉपर आपका सेक्शन अच्छे से डाला हुआ है, फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 और उसका आंसर यानी कि नंबर भी अच्छे से डाला है, आंसर भी लिखा हुआ है और यहाँ पे लेंथ भी आपकी सही है। अब देखो लेंथ आपकी डिपेंड करती है आप कौन से सेमेस्टर में हो, क्या कंटेंट है। ये फर्स्ट सेम के लिए है तो आपकी 4-5 लाइन चल जाती हैं, लेकिन वही मान लो आप अगर थर्ड सेम के हो, फिफ्थ सेम के हो तो आपको थोड़ी 5, 6, 7 लाइनें भी लिखनी होंगी। ठीक है, तो वो भी मैं आगे आपको क्लियर कर दूंगा। तो जैसे ये लिखा हुआ है तो ये ठीक है, उसके बाद आपका एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ये भी आपका ठीक है। फिर यहाँ पे ये दूसरा क्वेश्चन है, ये भी ठीक है, इसका एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ये भी ठीक है, थोड़ा देखने में सुंदर लग रहा है, पढ़ने में आ रहा है। और एक और चीज आप जो इंपॉर्टेंट ध्यान दोगे कि जो आपके कीवर्ड्स है ना उनके नीचे जहाँ पे अंडरलाइन भी हो रही है। जैसे यहां पे देखोगे तो फार्मास्यूटिक्स को डिफाइन करना है, तो क्या है, इट इज द ब्रांच ऑफ फार्मेसी दैट डील विद द फॉर्मुलेशन, यहां देखो अंडरलाइन है, मैन्युफैक्चरिंग, इवैल्यूएशन एंड पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म। यानी कि जो आपके मेन कीवर्ड्स हैं उनके ऊपर यहां अंडरलाइन है। तो अगर मुझे ये मान लो नोटबुक चेक करनी है, मैं जस्ट नजर डालूंगा, मैं देखूंगा, मैंने कहा ठीक है, मैंने ये देखा ठीक है, मैंने कहा एग्जांपल लिखा है, पढ़ूंगा बेशक ना लेकिन देखूंगा एग्जांपल लिखा है ठीक है 2 नंबर, यहां देखा ठीक है 2 नंबर। तो यहां पे क्या हो रहा है कि आपको इस तरह लिखना है कि एग्जामिनर के लिए नोटबुक को चेक करना जितना आसान होगा। देखो एक सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, एग्जामिनर कोई भी आपकी नोटबुक पे जितना कम टाइम व्यतीत करेगा, जितना कम टाइम लगाएगा, उतने ही अच्छे मार्क्स आपके आएंगे। तो ये आपको कोशिश करना है कि जितना कम से कम आप उसके लिए कर सकें। और दूसरा, उनको आपके बारे में नहीं पता और ऐसा मान लो कि उनको कुछ भी नहीं आता है, तो आपको क्या करना है कि क्वेश्चन को इस तरह आंसर को लिखना है, अटेम्प्ट करना है कि भाई उनको पढ़ के समझ आता है कि भाई ये यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है। और ओवरऑल मेन टारगेट ये रहता है कि स्टूडेंट को नॉलेज है, उसको इस टॉपिक के बारे में पता है, तो ये रहता है आपका मेन टारगेट। तो इस तरह आपको यहाँ पे ये लिख के आना होता है।
तो आज इस वीडियो में हम लोग मेनली जो है 5 पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे कि किस तरह आप अपनी कॉपी को इफेक्टिव बना सकते हो। पहला होता है आपका टाइम मैनेजमेंट, यानी कि जिन बच्चों की शिकायत रहती है कि सर हमारा छूट जाता है, हम क्या करें, 2 क्वेश्चन रह गए, 1 क्वेश्चन रह गए, उसको यहाँ पे एनालाइज करेंगे। सेकंड मार्जिन स्पेस है, यही बता दूंगा। देन आपको क्रॉस ज्यादा नहीं लगाना है। देन फोर्थ आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए बोल रहा था वीडियो को पूरा देखना, यहाँ सबके बारे में कंबाइंड बात हो जाएगी कि हाउ टू अटेम्प्ट आंसर, यानी कि आपके सामने क्वेश्चन पेपर आया है तो आपको अटेम्प्ट कैसे करना है और लास्ट में कोई क्वेश्चन ना छोड़े तो उसके लिए हमको क्या करना है, ये 5 बातें यहां करेंगे। पर एक बात याद रखना कि जब भी आप अपना क्वेश्चन पेपर देखो और आंसर लिखना शुरू करो, ये मान के चलो कि आपको इसी से जॉब मिलने वाली है। यानी कि एक तरह से ये मान के चलो कि भाई ये जो क्वेश्चन पेपर है ना, इसमें मैं जितने अच्छे मार्क्स लेके आऊंगा मुझे इससे जॉब मिलेगी। इससे क्या होगा, आपका एकदम जो माइंड है वो एकदम शार्प हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा और उतने ही अच्छे अच्छे आंसर आपके निकलेंगे। ठीक है, बाकी अच्छी बात है ना, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। जब कभी आगे जाके आप एग्जैक्टली एग्जाम किसी जॉब के लिए लिखोगे तो और अच्छे से आप लिख पाओगे। तो हमारा यहाँ पे पहला पॉइंट आता है टाइम मैनेजमेंट। अब देखो टाइम मैनेजमेंट का क्या होता है कि आप लोगों के सामने 3 घंटे का आपको टाइम मिलता है। अब 3 घंटे में क्या होता है, बेसिकली वैसे तो आपको 10-15 मिनट पहले आपकी जो मतलब क्वेश्चन पेपर है वो भी आपको मिल जाता है। तो आपको क्या है, उसमें अच्छे से रीड करना होता है कि कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, सारा कुछ है। और आपको 10-15 मिनट पहले आपकी नोटबुक भी मिल जाती है, जिसमें जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको सब फिल करना होता है, आपको ऐसे राउंड राउंड करके अपने रोल नंबर वगैरह भरने होते हैं। तो मैं यही बोलूंगा कि उस टाइम को यूटिलाइज कर लेना। ऐसा ना हो कि आप उस टाइम देख रहे हो, एक दूसरे को हंस रहे हो, भाई तेरे पास मिल गई, तेरे पास, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आपके पास जैसे ही नोटबुक मिलती है फटाफट आप उस टाइम को यूटिलाइज करो। और जो आपके मतलब 9 बजे मान लो पेपर है तो आपका जो 8:50 या 45 पे मिल जाती है, फटाफट अपनी पूरी पूरी शीट भर दो, जो आपका रोल नंबर है, जो कुछ डिटेल्स है, सारा कुछ आप भर लेना। ठीक है, इसके बाद आपको जो मेन 3 घंटे उसमें आपको क्या करना है, मान के चलो कि यहाँ पे आपके सामने 3 सेक्शन है, एक सेक्शन ए बी सी। अब एक जनरल मैंने ले लिया, तो मान लो सेक्शन ए में आपके 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, सेक्शन बी में आपके 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, सेक्शन सी में 5 या 7 नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब इस तरह मान के चलो कि जो सेक्शन ए है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप लोग सोचते हो क्या ही जा रहा है सेक्शन ए में, छोड़ो, लेकिन देखो एग्जामिनर के सामने क्या है, सबसे पहले सेक्शन ए आएगा और सेक्शन ए आएगा तो वो यहीं से एक आइडिया लगाएगा कि भाई ये बच्चा है, ये पढ़ने वाला है, फेलियर है, टॉपर है, या सिर्फ ऐसे ही एक दिन वाला। तो यहाँ पे क्या है कि इस सेक्शन ए को आप जितना अच्छा करोगे उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा। इसीलिए मैंने क्या किया कि यहाँ पे सिर्फ 10 क्वेश्चन होते हैं और 2 मार्क्स वाले होते हैं, फिर भी मैंने हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 मिनट का टाइम दिया है। तो अगर आप यहाँ पे क्या करते हो कि 3 मिनट, ये 4 से 5 लाइनों को लिखने के लिए 3 मिनट लगाते हो, मतलब आप थोड़ा अच्छे से लिखोगे, राइटिंग अच्छी लिखोगे, तो यहाँ पे मैंने लिया है कि मान लो 30 मिनट, आधा घंटे में आप लोग जो है 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन लिख देते हो। 10 मिनट का मैं मार्जिन और दे रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि ये सेक्शन आपको अच्छे से लिखना है कि इंप्रेशन जो टीचर है उसके ऊपर आपका अच्छा पड़े, उसको पता लग जाए कि भाई ये बच्चा पढ़ने वाला है। तो यहाँ पे मान लो कि 40 मिनट आप यहाँ पे दोगे अपने सेक्शन ए के लिए, और मुझे लगता है ये टाइम मोर देन इनफ है आपको सेक्शन ए करने के लिए। ठीक है, उसके बाद आप आता है सेक्शन बी। अब सेक्शन बी आपका 10 मार्क्स वाला होता है। अब 10 मार्क्स के लिए मैं मानता हूं कि आपको यहाँ 5-6 पेज लिखनी है, तो 30 मिनट यानी कि आधा घंटा एक क्वेश्चन के लिए बहुत है, और इससे ज्यादा आपको देना नहीं है, ये मैं आगे बता दूंगा। तो मेनली मान लो 30 मिनट आप देखते हो, तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन के लिए आपको 60 मिनट का टाइम मिल जाता है। अब बारी आती है आपके सेक्शन सी की, यहाँ पे आपके 5 नंबर या 7 नंबर वाले आते हैं। अगर 5 नंबर वाले हैं तो आप ट्राई करो कि 10 मिनट में क्वेश्चन करो, और 7 नंबर वाले हैं तो ट्राई करो 15 मिनट। मैंने यहाँ पे 15 मिनट दिए हैं, तो अगर 15 मिनट हम एक क्वेश्चन को देते हैं तो लगभग आपकी 75 मिनट यहां हो जाती है। तो ओवरऑल देखा जाए आपके सामने 175 मिनट में आप पूरे पेपर को बेहतरीन तरीके से लिख सकते हो। ये मैंने पूरा का पूरा टाइम दिया। अब इसको मैनेज कैसे करना है, तो जैसे मान लो यहाँ एक क्वेश्चन है, फर्स्ट सेम का मैं एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं क्योंकि बाकी के जो सारे सेमेस्टर हैं वो इसको पढ़ चुके हैं, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो मान लो यहाँ क्वेश्चन है कि डिफाइन प्रिस्क्रिप्शन। तो प्रिस्क्रिप्शन के बारे में आपको बहुत कुछ पता है, तो ये नहीं है कि आपको अच्छा लग रहा है क्वेश्चन, आपको सब पता है तो आप लिखते जा रहे हो ना, आपको लिखना उतना ही है जितना रिक्वायर्ड है। क्योंकि अगर आप किसी क्वेश्चन में ज्यादा लिखते हो, भाई ऑब्वियसली बात है मार्क्स जो 7 नंबर का है या 2 नंबर का है उससे ज्यादा तो टीचर दे नहीं देगा। तो यहाँ पे क्या है, और आधा 1 नंबर तो काट नहीं है, तो आप उतना कंटेंट लिखो जितना रिक्वायर्ड है। इससे क्या होगा कि टाइम आपका बच जाएगा, और जो टाइम आपका बचेगा वो आप नेक्स्ट क्वेश्चन में लगा सकते हो, या मान लो कोई क्वेश्चन अगर अटक गया है तो उस क्वेश्चन में उस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हो। तो ये आपको करना है कि ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन अगर आता है तो भाई पूरा लिखते ही जा रहे हो, लिखते ही जा रहे हो, एक्स्ट्रा पेज कर रहे हो ना। जितना रिक्वायरमेंट है उतनी ही आपको लिखनी है। कितने रिक्वायरमेंट है वो मैं एंड में आपको बताऊंगा कि कितने नंबर में कितने पेज आपको भरने हैं। ठीक है, तो एंड तक वीडियो को देखते रहना। तो ये आपका रहेगा मेन टाइम टेबल। बाकी आप एक वॉच भी अपनी लेके जाना, और वॉच इस तरह वाली लेके जाना, आप वो वाली डिजिटल वाली लेके मत जाना, वो अलाउ नहीं होती है। आप इस तरह एनालॉग क्लॉक को लेके जा सकते हो। तो ये आ गया आपके टाइम वाला, यानी कि सिंपली क्या है, अभी से आप प्रैक्टिस कर लो। आपके सामने क्वेश्चन पेपर आते हैं, प्रीवियस ईयर आपके सामने है, अभी से प्रैक्टिस कर लो कि कितने टाइम में क्या लग रहा है, कितने क्वेश्चन में कितना टाइम लग रहा है। तो एक बार अगर आप अभी से पूरा मैनेज करके चलोगे तो एग्जाम में आपको
आपको दिक्कत नहीं होगी। तो हमारा यहाँ पे सेकंड पॉइंट आता है मार्जिन और स्पेस। यानी कि देखो आपके सामने जो है इस तरह का पेज आता है, तो या तो आपकी नोटबुक में एक लाइन ऐसी आती है, तो अगर मान लो एक लाइन आ रही है तो आप ना भी लगाओ ना लाइन, तब भी आपका चल जाएगा। जैसे यहाँ पे आपको क्या दिख रहा होगा, अभी शायद पढ़ने में नहीं आ रहा होगा, लेकिन यहाँ कोई लाइन नहीं है, लेकिन फिर भी ये पेज आपका अच्छा लग रहा है। तो आप चाहो ऐसा कर सकते हो, अगर आपको लाइन लगानी है, क्योंकि लाइन लगाने से दो फायदे होते हैं, एक तो थोड़ा और सुंदर लगने लग जाता है, और दूसरा क्या है आपका पेज थोड़ा जल्दी भर जाता है, तो आप लगा सकते हो। लेकिन लाइन उतनी लगाओ कि टीचर को ये ना लगे कि भाई ये केवल पेज भरने के लिए लाइन लगा रहा है, क्योंकि ये मत भूलो भाई उन्होंने भी पढ़ाई की है, वो भी कभी स्टूडेंट थे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मेरा आइडिया ये है कि आप जो छोटा स्केल होता है उसकी 2 सेंटीमीटर या 2.5 सेंटीमीटर तक लाइन लगाओ। जैसे मान लो ये लाइन आपकी अगर 2.5 सेंटीमीटर आई है तो इतनी ही आप उधर लगाओ, जो लाइन ऑलरेडी दी है उससे ज्यादा की लाइन मत लगाओ। और अगर मान लो आप दोनों तरफ लाइन लगा रहे हो तो आप मैक्सिमम 2 सेंटीमीटर की इधर 2 सेंटीमीटर की उधर लगाओगे, तो आपका जो है मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि पेज भरने के लिए, ऐसा लगेगा कि बस सुंदर बनाने के लिए आप लिख रहे हो। तो मार्जिन सिर्फ इतना ही रखना है, आपको ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं करना है। बाकी यहीं पे आपका जो है तीसरा पॉइंट भी आता है, क्रॉस लगाना या फिर ओवर राइटिंग। अब जैसे मान लो एग्जांपल ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो मान लो ये गलती होगी, ठीक है। अब अगर गलती होगी तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे सिर्फ एक ऐसी लाइन लगाऊंगा, यानी कि ये मैंने यहाँ पे कट लगा दिया, पतली सी लाइन है। अब बच्चों को क्या लगता है यार टीचर देख लेगा कि मैंने ये गलत दिया था तो इंप्रेशन गलत, ऐसा नहीं है। आप अगर इसको ओवर राइट करोगे, मान लो ये लिख दिया तो मैं यहाँ पे ऐसा, या मान लो मैं यहाँ पे ऐसे ऐसे कट कर रहा हूँ, तो ये ज्यादा गंदा लगेगा, टीचर को एकदम ना देख के ही वो दिमाग खराब हो जाता है। तो अगर मान लो कहीं गलती हो जाती है, कोई बात नहीं भाई, टीचर जानते हैं कि गलती होती है, आपको सिंपल क्या करना है, एक ऐसी सिंगल लाइन लगानी है। दिखता है क्या गलत हुआ कोई बात नहीं, आप ऐसी सिंगल लाइन लगाओगे वो देखने में भी गलत नहीं लगेगा और अच्छा लगेगा। तो बस आपको क्रॉस में क्या करना है, एक सिंगल सी ऐसी लाइन लगानी है और इतना ही करना है। और ट्राई तो वैसे यही करना है कि मैक्सिमम जितना हो सके आपको ये ओवर राइटिंग या कट ना लगाना पड़े। अगर मान लो कोई पैराग्राफ बीच में कहीं आप लिखते हो और कहीं पे छोटी सी गलती हो गई, तो जरूरी नहीं होता कि उसको हाईलाइट ही करना है, कोई बात नहीं, चल पड़ता है, क्योंकि इतना ज्यादा नजर टीचर नहीं डालते हैं। लेकिन अगर आप उसको ऐसे करोगे तो नजर पड़ जाएगी, और अगर कहीं पे कुछ ज्यादा ही गलत हो रहा है देन आप जो है एक लाइन ऐसी कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्रॉस वाला यानी कि थर्ड पॉइंट। तो अब हम बात करते हैं अपने मेन चौथे पॉइंट, हाउ टू अटेम्प्ट। यानी कि मान लो आपके सामने क्वेश्चन पेपर आता है तो अटेम्प्ट कैसे करना है। तो मैंने क्या बोला कि इसमें सारे पॉइंट आपके समाप्त हो जाएंगे। तो अगर एक बार रिवाइज करें, सिंपल आपके सामने क्वेश्चन पेपर आएगा और आपकी नोटबुक मिलेगी आपको 10-15 मिनट पहले। तो उसमें देखो क्वेश्चन पेपर का ये रहता है, अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ लो, वरना एक सेक्शन है आप देख सकते हो। देखो ये मेरी पर्सनल थ्योरी है, मेरा मानना क्या था कि जैसे मान लो कोई क्वेश्चन पेपर है, ये मान लो क्वेश्चन पेपर है, तो आप अभी जो है 10 मिनट पहले पूरा उसको बैठ के पढ़ोगे, ठीक है। फिर जब आप सॉल्व करने जाओगे तब भी आपको पढ़ना है। तो मेरा क्या रहता था कि मैं केवल सेक्शन ए पहले देखता था, देन उसको जब पूरा सॉल्व कर लेता देन मैं सेक्शन बी पे जाता था। इससे दो फायदे होते थे, एक तो मेरा जो दोबारा पढ़ने में टाइम जाएगा वो बच जाता था, दूसरा क्या था कि मान लो अगर कोई सेक्शन सी का क्वेश्चन है और मुझे नहीं आता है तो मेरा दिमाग खराब कि यार ये कैसे करूंगा वो कैसे करूंगा, तो थोड़ा ना माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता था और उस चक्कर में जो आता है सेक्शन ए वाला वो भी काम बिगड़ जाता था। तो यहाँ पे हमें सिंपली क्या करना है कि ये मेरा है, आप लोग चाहो तो पहले पूरा पढ़ सकते हो, ये मैं अपनी पर्सनल बता रहा हूँ, ठीक है। आप अगर कर सकते हो देन आप इसको सिर्फ फॉलो करना। तो यहाँ पे क्वेश्चन पेपर ये हो गया, और इससे क्या होगा आप 2 मार्क्स वाले 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करके उधर टाइम यूटिलाइज कर सकते हो। देन आपकी जो नोटबुक मिलती है तुरंत आप उसको भर लेना। तो ये मेन काम हो गया। देन टाइम मैनेजमेंट का मैंने आपको बता दिया। और यहाँ पे अब आपको क्या करना है, जैसे क्वेश्चन पेपर आता है ट्राई करो कि इसको सीक्वेंस वाइज ही सॉल्व करो। देखो बहुत लोग ये बोलते हैं कि आपको जो क्वेश्चन पहले आता है 100% आपको लिखना शुरू करो। मेरा मानना है कि आप पहले क्या करो, सीक्वेंस वाइज अपने किसी भी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना शुरू करो। इससे दो फायदे, यानी कि एग्जामिनर है वो चेक कर रहा है तो वो आपकी नोटबुक पेपर को लेकर बैठे हैं तो उन्हें क्या है बहुत आसानी होती है। और हमारा पहला टारगेट क्या है, हम एग्जामिनर के लिए नोटबुक को जितनी आसान बनाएंगे वो उतनी जल्दी नोटबुक चेक करेंगे, जितना कम टाइम बिताएंगे उतने ज्यादा मार्क्स आएंगे। ये फॉर्मूला आपको पता है। तो सिंपल यहाँ पे क्या करना है कि सीक्वेंस ट्राई करो, आप जो भी है सीक्वेंस वाइज लिखो। अब जैसे एग्जांपल मान लो ये सेक्शन ए का है, अब सेक्शन ए में आपने पहले सेक्शन ए डाला, देन आपने क्वेश्चन नंबर 1 किया, 2 किया, 3 किया और अच्छा लग रहा है भाई एग्जामिनर अच्छे से पास करेगा। वही मान लो आपने क्या किया, कॉपी शुरू होता ही आपने सेक्शन सी डाल दिया पहले। अब सेक्शन सी डाल दिया, उसके बाद क्वेश्चन भी आपके अटपटे हैं। मान लो पहले आपने ई मतलब डिफाइन कर पूरा लिख दिया, फिर आपने डी लिख दिया। तो अगर आप ऐसे लिखोगे, देखो जरूरी नहीं है कि फेल ही होते हैं, लेकिन ये है कि 2-4 नंबर का आपको डिफरेंस तो पड़ जाएगा। और उससे पूछो 2-4 नंबर जो केवल 2-3 नंबर से फेल होता है। तो 2-3 नंबर की भी वैल्यू होती है, क्योंकि ये 2-3 नंबर ही आपकी परसेंटेज को भी बढ़ाते घटाते हैं। और जो बच्चे पास फेल वाला सीन है वहां तो बहुत ज्यादा इफेक्ट डालते हैं। तो ट्राई करो कि आप सीक्वेंस वाइज लिखो और थोड़ा सुंदर बना के लिखो, ठीक है। तो ये हो गया आपका सीक्वेंस वाला फंडा। देन यहाँ पे स्टार्ट करना है आपको स्टार्टिंग से। देन ट्राई करो कि आपको जो स्टार्टिंग है, एटलीस्ट जो आपका सेक्शन है या स्टार्टिंग के 2-4 पेज है उनमें तो आप गुड हैंड राइटिंग लिखो। वैसे तो पूरा ही अच्छा राइटिंग का ट्राई करो, लेकिन एंड में जो आपकी ऐसे मतलब टेढ़ी मेढ़ी हो जाती चल पड़ती, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि एंड में भाई टाइम कम हो रहा है, इसलिए बच्चे की
राइटिंग गड़बड़ हो रही है। लेकिन अगर आपकी राइटिंग स्टार्टिंग से ही गड़बड़ हो जाएगी तो भाई एग्जामिनर समझेगा कि इस बच्चे की राइटिंग ही गंदी है, यानी कि इसको लिखना ही नहीं आ रहा अच्छे से। तो आपको क्या ट्राई करना है कि स्टार्टिंग में एटलीस्ट आप स्टार्टिंग के 2-4 पेज ऐसे लिखो कि भाई गुड हैंड राइटिंग और एक अच्छा इंप्रेशन पड़े। और यहाँ पे एक और बात याद रखनी है कि आपको क्रिस्प कंटेंट लिखना है। इसका मतलब क्या है, ये नहीं है कि आप इलीगल कुछ भी लिख रहे हो, मान लो गाने लिख के आ गए या कुछ भी भजन कीर्तन लिख के आ गए। आपको यहाँ पे क्या करना है, ट्राई करना है जितना हो सके, पॉसिबल हो सके आप यहाँ पे जो मेन कंटेंट है यानी कि जो लीगल है, जो उसका आता है वही लिख सको। हाँ, एक आध बार ये कर सकते हैं कि मान लो 4 पेज है आपके सामने, तो आपने पहले पेज की मान लो यहाँ पे कोई डेफिनेशन लिखी है या कुछ वर्ड लिखे हो और आप चाहते हो कि भाई आपका आगे नहीं बनना, तो इसी को उठा के आप दूसरे या तीसरे यहाँ पे उतार सकते हो। तो इतना चल जाता है कि आपने वही चीज को थोड़ी सी लैंग्वेज बदल के आगे लिख दिया, लेकिन आप कुछ अलग ही लिख दोगे वो आपका नहीं चलेगा। तो पेज भरने के लिए हम इतना काम यहाँ पे कर सकते हैं। तो अब हम मेन बात करते हैं कि भाई आखिर आपको क्वेश्चन लिखने कैसे है। तो देखो 2 मार्क्स वाले जो आएंगे वो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, जैसे यहाँ पे थोड़ा अगर विजुअल हो, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे मेनली क्या है, मान लो कोई क्वेश्चन है तो आपके 3-4 लाइन मोर देन इनफ होते हैं 2 मार्क्स वाले में, यानी कि यहाँ पे आपने लिखा इधर देखा। अब 2 मार्क्स वाले में क्या होता है कि 2 नंबर अगर आपको पूरे चाहिए तो आपको एग्जाम्पल लिख के आना पड़ेगा। बहुत बच्चे हैं जो बोल रहे हैं सर इसमें एक नंबर ही देते हैं, तो अगर आप एग्जाम्पल मिस कर रहे हो तो भाई वो चीज छूट जाएगी। इसके अलावा मान लो कहीं पे पूछा है कोई भी जस्ट एग्जाम्पल, मान लो आपसे स्टैनिंग के 2 यूज पूछे हैं, यानी कि 2 यूज पूछे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपने 2 लाइन 2 यूज लिख दिया और काम चलेगा कि आइडेंटिफिकेशन में। आपको उस स्टैनिंग को डिफाइन भी करना पड़ेगा। तो ये आपके 2 मार्क्स का होता है पैटर्न। मान लो कि अगर कुछ पूछा है बाई चांस, मान लो तो उसके जैसे मान लो यहाँ पूछा है एक तरह से, मान लो कोई डोजेस फॉर्म का एग्जांपल पूछा है तो आप लिख के आ जाओ टैबलेट हो गई हमारी, सॉलिड डोजेस फॉर्म हो गई, ये सस्पेंशन सिरप हो गया हमारे, लिक्विड डोजेस फॉर्म। तो केवल ऐसे नंबर नहीं मिलेगा, आप पहले डोजेस फॉर्म को डिफाइन कर देना कि एक फाइनल हमारी डोजेस फॉर्म, एक फाइनल मेडिकेशंस होती हैं जो हमारी मार्केट में उतरती है और वो किसी एक पर्टिकुलर फॉर्म में होती है। वो फॉर्म हमारी सॉलिड हो सकती है, लिक्विड हो सकती है और इधर हमारी सेमी सॉलिड हो सकती है। देन आप एग्जांपल लिख के आ जाना कि सेमी सॉलिड का हमारा अंदर का ये हो गया ऑइंटमेंट वगैरह, सॉलिड का हमारा टैबलेट हो गया, कैप्सूल हो गए, फिर हमारे लिक्विड का सिरप हो गया, एमल्सन हो गया। तो यहां से क्या हो रहा है कि अगर आप एक पर्टिकुलर पैटर्न में लिखे आओगे देन वो आपको 2 नंबर पूरे देगा। ये नहीं है कि आपसे 2 लाइन पूछी एग्जांपल तो आपने 2 वर्ड में एग्जांपल लिखा और हो गया, ऐसे आपके मार्क्स कटेंगे। तो ये आपको फॉलो करना है, यानी कि इस तरह, और ट्राई करो मतलब अच्छे से नीट एंड क्लीन लिख के आओ। देन अगर बात करें सेक्शन बी की, तो यहां मान लो 10 मार्क्स वाला आता है। तो अब यहां पे क्या है, मार्जिन मैंने आपको बता दिया। यहां पे क्या है कि मान लो एक क्वेश्चन है, जस्ट मैंने यहां पे सब सेम का ट्राई किया है कि भाई सबका एक आइडिया लग जाए। जैसे फर्स्ट सेम का ये हो गया, थर्ड सेम का स्टैनिंग हो गया, यहाँ एक थर्ड सेम का, यहाँ मैंने एक 5th सेम का भी क्वेश्चन ले लिया, जिससे हर एक सेम के साथ भाई अच्छे से समझ आता है। तो मान लो यहाँ पे क्या है, राइट अ डिटेल नोट ऑन फिजिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन। तो यहाँ पे फिजिकल मेथड है, तो ये नहीं कि आप डायरेक्ट फिजिकल लिखोगे। आपको यहाँ पे क्या करना है, मैं अगर यहाँ पे थोड़ा आपको आइडिया लगेगा, तो पहले क्या किया यहाँ पे स्टेरिलाइजेशन की डेफिनेशन, यानी कि जो मेन आपका कोर कंसेप्ट है, जो मेन पार्ट हो, सबसे मेन हेडिंग है, उसको लिखना है। देन उसकी पूरी पूरी डिफाइन करना है, देन उसके एग्जाम्पल लिखने हैं। देन यहाँ पे ये 10 मार्क्स में, तो आप चाहो उसकी क्लासिफिकेशन लिख सकते हो कि इसमें फिजिकल होते हैं, केमिकल होते हैं, रेडिएशन होते हैं। देन यहाँ पे आप डालोगे अपनी मेन यानी कि फिजिकल को। तो आपको किस तरह फॉलो करना होता है कि आपको पहले मेन हेडिंग लिखनी होती है, फिर आपको उसकी सब हेडिंग लिखनी होती है, फिर उसके अंदर के पार्ट है उनको भी लिखना होता है। और अगर आप ऐसे पॉइंट वाइज, यानी कि देखो एक तो यहाँ पे मैं हेडिंग सब हेडिंग बना के लिख रहा हूँ, दूसरा मैं यहाँ पे पॉइंट वाइज लिख रहा हूँ, तो इसका फायदा क्या होता है कि एग्जामिनर को चेक करने में बहुत आसानी होगी और एकदम देख के ना सुंदर लगेगा। अब जैसे मान लो यहाँ पे क्या है, एकदम देख रहा, अगर मैं यहीं पे पूरा ऐसा पैराग्राफ सा बना देता, कुछ भी समझ नहीं आता। अब यहाँ पे देखो स्टेरिलाइजेशन है, एग्जाम्पल है, फिर फिजिकल मेथड है, जनरल प्रिंसिपल, सारा कुछ हो गया। देन इसके एग्जाम्पल है, देन इसके अंदर आपका हॉट एयर ओवन हो गया, इसके बारे में जो जो बातें पूछी गई हैं, जैसे आपकी डेफिनेशन हो गया, प्रिंसिपल हो गया, फिर डायग्राम हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, प्रोसीजर हो गया, एप्लीकेशन हो गया। देन आपका दूसरा वाला ऑटोक्लेव आ गया, इसके बारे में सब हो गया। तो अगर आप ऐसे लिख के आओगे, यानी कि हेडिंग सब हेडिंग फिर आपके पैटर्न हो गए, ये हो गया, तो बहुत अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। और जो 10 वाला है, इसमें देखो एक फॉर्मूला याद रखो, मिनिमम आपको 4 पेज तो भरने हैं जो आपका 10 मार्क्स वाला होगा। अब 5 और 6 पेज आपका एक स्टैंडर्ड है, इतना भर के आओगे आपको नंबर मिल जाएंगे, लेकिन मिनिमम 4 पेज। जैसे मान लो किसी में हो गया कंटेंट आया नहीं है, तो आप 4 से कम तो कर ही नहीं सकते 10 मार्क्स में, 4 पेज आपको भर के आनी है। इसके अलावा ट्राई करो 5 या 6 पेज भी आप भर के आ सको। देन आपका सेक्शन सी मान लो, तो यहाँ पे मैं और अच्छे से थोड़ा बता देता हूँ। क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, क्लासीफाई लिक्विड ओरल्स। मान लो लिक्विड ओरल आया है और उसकी आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स आई है, तो यहाँ पे 2 बातें आएंगी हमारा 7 नंबर में। तो अब क्या करोगे, अब ये है कि जैसे क्लासिफिकेशन है, तो ये नहीं है कि डायरेक्ट क्लासिफिकेशन लिखना है, आपको पहले डिफाइन करना है कि भाई लिक्विड ओरल्स क्या होते हैं। तो आपने पहले डिफाइन किया, देन उसके एग्जांपल लिखे, देन उसके बाद यहाँ पे क्लासिफिकेशन लिखे। अब क्लासिफिकेशन मैं चाहता सिंपल ऐसे लिख देता, लेकिन उतना इफेक्टिव नहीं लगता। मैंने क्या किया, ऐसे ही एक चार्ट सा पूरा बना दिया, और इसके चक्कर में क्या है कि अब ये अलग से जो हाईलाइट हो रहा है, आपको यहाँ भी दिख रहा होगा और देखने में थोड़ा सुंदर लग रहा है। तो इसका फायदा क्या होगा कि भाई एग्जामिनर को एक मतलब इंप्रेशन अच्छा आ रहा है और देखने में भी सुंदर लग रहा है। और देन जब आप ये लिखोगे और देन जो क्लासिफिकेशन है हर किसी के बारे में डिफाइन कर दोगे, जो ऑलरेडी आपको आता है, मोनोफेसिक क्या है, बाइफेसिक क्या है, सिरप, एलिक्सर, सस्पेंशन, एमल्सन, सबको डिफाइन करोगे, आपका लगभग जो है 1.5-2 पेज तक भर जाएगा। देन उसके बाद आइडियल
डिटेल कैसे आते हैं वो आप भर दोगे तो आपके यहाँ पे 2.5-3 पेज भर जाएंगे, और 7 नंबर में सिर्फ 2.5 से 3 पेज आप भर के आ जाओगे, आपको नंबर मिल जाएंगे। यानी कि ये देखो मैंने यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा नहीं डाला, जो मेन में पूछा गया था सिर्फ उसको डाला, उतने में आपके इतने पेज हो जाएंगे। तो इस तरह आपको अटेम्प्ट करके आना है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे सम अप करूं तो मेन आपको क्या क्या ध्यान रखना है, पूरे जो इस पॉइंट के बारे में बात करें तो पहला आपको सीक्वेंस वाइज करना है, फिर स्टार्टिंग में आपको राइटिंग अच्छी लिखनी है, हैंड राइटिंग एटलीस्ट स्टार्टिंग में तो आपको अच्छी करके आनी है। फिर टाइम मैनेजमेंट मैंने बता दिया कि ऐसा नहीं है जो आता है उसको पूरा ही लिखते चले जाओ, आपको सबके लिए टाइम बचा के रखना है। देन अच्छी हैंड राइटिंग करनी है, आपको क्रॉस ओवर राइटिंग नहीं करनी है, आपको पॉइंट वाइज लिखना है, पैराग्राफ वाइज आपको बल्क नहीं बढ़ाना है। और जो आपके कीवर्ड्स होंगे ये मैंने ऑलरेडी बता दिया, यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं कि जो हमारे मेन कीवर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन करना है। अब जैसे यहाँ पे देखो ये रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर है, हाईलाइट है, यहाँ पे आइडेंटिफाई करा तो वो हाईलाइट है, यहाँ पे बैक्टीरिया है तो ये हाईलाइट है। यानी कि मेन जो आपके पॉइंट है उनको हाईलाइट करना है कीवर्ड्स को। इसको एग्जामिनर को क्या है ऊपर से पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, और हम यही तो चाहते हैं कि वो जितना कम पढ़ेंगे, जितना कम टाइम देंगे, उतने अच्छे हमको मार्क्स मिलेंगे। फिर यहाँ पे देखा था ये को यहाँ पे इंग्रेडिएंट, अब ये पेंसिल से मैंने किया है इसलिए आपको यहाँ थोड़ा कम दिख रहा है, तो पेंसिल से हाईलाइट कर देना, ये सब हो गया। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट हो गया। इसके बाद यहाँ पे और देखा जाए तो अंडरलाइन कीवर्ड्स कर दिया, और एक और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है आपका डायग्राम वाला। अब आपको ये देखना है कि अगर कोई क्वेश्चन है मान लो और उसमें अगर पूछा है कि आपको डायग्राम लिखना है, तो आपको डायग्राम 100% बनाना पड़ेगा। आपके डायग्राम के अलग से 2 से 3 नंबर होते हैं, अगर आपने नहीं बनाया तो वो 2-3 नंबर एज इट इज कम हो गए, और बना दिया तो 2-3 नंबर पूरे बढ़ गए। यानी कि कितने फायदे की बात होती है। दूसरा, अगर मान लो कि नहीं है उसमें, जैसे मान लो यहाँ पे लिक्विड ओरल्स है और यहाँ पे डायग्राम का नहीं पूछा है, तो आप बना सकते हो। अब बनाने के लिए क्या करना है, मान लो लिक्विड ओरल्स है तो आप सिंपल क्या कर सकते हो, मान लो आप इस तरह थोड़ा सा भाई अपनी तरफ से कर सकते हो। मान लो ये आपने कर दिया और यहाँ लिख दिया कि ये आपका सिरप है, ऐसे कर दिया। या मान लो आपको बनाना है सॉल्यूशन, आपने क्या किया, इसको यहाँ पे मिटाओ, आपने क्या किया यहाँ पे ये दिखा दिया कि ये आपका व्हीकल्स है, ये आपके ड्रग्स हो गए, आपने इसमें ऐसे डाल दिया, ये बन गया, और ये जो बनेगा ये आपका सॉल्यूशन बन गया। तो भाई इनको बनाने में क्या जा रहा है, लेकिन अगर आप ऐसे बना के आओगे एग्जामिनर के लिए बहुत अच्छी इमेज बनेगी कि इस बच्चे को आता है, इसने दिखा दिया। और आपने क्या विजुअलाइज, आपने देखा होगा कि जो देखने थे, अब मैं आपको बताऊं नोटबुक ऐसे ऐसे लिखनी है, भाई अगर मैं आपको दिखा दूं कि ऐसे लिखनी है, मेरे बोलने से ज्यादा आपको देखने से आइडिया लग जाएगा कि कैसे लिखनी है। यही होता है कि डायग्राम अगर आप बना के आते हो तो विजुअलाइज ज्यादा हो जाता है, और आप जो एग्जामिनर है उससे ज्यादा अच्छे से समझेगा, और बहुत अच्छी मतलब आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो वैसे तो मैंने आपको बता दिया कि किसमें कितने पेज भर के आने, फिर भी एक बार अगर रिवाइज करें तो 2 मार्क्स वाला होगा, आपका 5 से 6 लिख के आ जाना, लेकिन एग्जाम्पल मस्ट है, वो आपको नहीं भूलना है। अगर एग्जाम्पल नहीं लिखा मार्क्स कट जाएंगे। देन आपका 5 मार्क्स वाला, इसमें आपको 2 से 2.5 पेज भर के ही आने हैं। 2-2.5 पेज आप भर के आ जाओगे, आपका चल जाएगा 5 नंबर में। 5 नंबर में 2 पेज भी आपके लिए ठीक हो जाते हैं। फिर जो आपका 7 नंबर वाला है, इसमें मिनिमम 3 पेज आपको करने ही करने पड़ेंगे। 2.5 से 3 पेज आप करोगे, आपका यहाँ काम हो जाएगा, मार्क्स मिल जाएंगे। देन जो आपका 10 नंबर वाला है, इसमें आपको मिनिमम 4 पेज हर हाल में भरने, 4 से कम किसी कीमत पे नहीं करना है। अब इसके अलावा एवरेज रहेगा जो 5 से 6 पेज का रहेगा, इतना पेज करके आते हो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, बाकी ओवरऑल ये बात होती है कि देखो आपको ये नहीं होता कि ज्यादा लिखना है तो आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। बहुत होता है ना, मैं पूरे 24 पेज भर के आया, मैं पूरे 30 पेज भर के आया, नहीं। आपको मेन क्या होता है, रेलेवेंट लिखना है, देन ज्यादा आप लिख सकते हो। यानी कि मेन आपका रेलेवेंट रहेगा, यानी कि जो टॉपिक से पूछा है वो लिख के आना पड़ेगा अच्छे से, और अगर वो लिख के आओगे देन आपको जो है ज्यादा मार्क्स यहाँ देखने को मिलते हैं। तो अब अगर ओवरऑल बात की जाए तो आपको क्या करना है, डेफिनेशन लिख के आनी है किसी चीज की, पहले हेडिंग लिख के आनी है, सब हेडिंग लिख के आनी है, फिर आपको पॉइंट वाइज लिखना है, और डायग्राम हो तो बनाओ, नहीं है तब भी आप डायग्राम ट्राई करो। देन आप यहाँ पे नीट एंड क्लीन प्रेजेंटेशन रखोगे तो ओवरऑल क्या होगा, एग्जामिनर हैप्पी हो जाएगा, और यही हमारा टारगेट था। और अगर एग्जामिनर खुश तो भाई आपके मार्क्स भी ज्यादा आएंगे, और यही हमारा मेन कंसेप्ट था। तो आई होप अब आपको एक पूरा का पूरा बेसिक आइडिया बन लग गया होगा कि भाई किस तरह आपको अपनी नोटबुक को प्रेजेंट करके आना है, कैसे क्या आना है। तो भाई कमेंट करके बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है, और आपको सारा कुछ समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब अगर आप वीडियो यहां तक देख रहे हो तो एक बोनस तो आप लोगों के लिए बनता है। तो देखो यहाँ पे क्या है कि जो हमारा क्रैश कोर्स है वो ऑलरेडी डन हो चुका है हर एक सेमेस्टर के लिए, कुछ रह गए हैं वो हम आगे करा देंगे। तो यहाँ पे आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन डन है, टॉप 10 मैथन क्वेश्चन मिलते हैं, 2 मार्क्स निचोड़ वीडियो मिलती है, आपका सारा का सारा सिलेबस डन है। और अगर आप सिर्फ आज यानी कि आज क्रिसमस डे है तो आज के लिए अगर आप एनरोल करते हो तो आपको जो है फ्लैट 15% ऑफ मिलेगा। यानी कि आपको कूपन कोड इस्तेमाल करना है क्रिसमस 15, और इससे आपको जो है फ्लैट 15% ऑफ मिल जाएगा। बाकी मोर डिटेल्स आप जो टेलीग्राम ग्रुप में देख सकते हो, और आपको यहाँ पे जो है पिन कमेंट में और आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। तो यही थी हमारी इसके बारे में बात है। तो आई होप दोस्तों आपको जो है यहाँ पे सारे के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, और आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर आइडिया हो गया होगा कि आपको आंसर शीट यहाँ पे लिख के कैसे आनी है। तो आपको सबसे अच्छा पॉइंट कौन सा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। बाकी इस वीडियो को लाइक करके सभी दोस्तों के पास शेयर कर देना कि भाई ये वीडियो भी आ चुकी है। बाकी दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम आपसे होता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर। आप सभी लोग अपना अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद, ऑल द बेस्ट फॉर आवर एग्जाम।